जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 के लिए ये आपका सफलता बैच है, जिसमें आपके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि एसएससी में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से पहले पढ़िएगा और अपना पहले सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा उसके बाद तो हम सॉल्व करवाएंगे। और सबसे पहले बात यह है कि आप लोग एक पेन लेकर और एक पेपर यानी कॉपी लेकर आप लोग बैठिएगा। जो मैं आपसे कहूँगा वो आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट करते चलेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन से ना देखकर इसी टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट हम लिखवाएं इसी में से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फ्रेंड्स, ये आपको रोज़ शाम 7 बजे मिल जाएगा लेक्चर, तो आप लोग इसको रोज़ वॉच करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका बार बार जीके जीएस के क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी एमटीएस में बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब है? ठीक है, यानी किस पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ये क्या है? इसका जो पीएच मान है वो शून्य के सबसे करीब है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पॉइंट नोट करने की बात है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पीएच का सूत्र क्या होगा, ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीएच का सूत्र पता करना है तो इसका सूत्र फ्रेंड्स क्या होता है? पीएच बराबर होता है बराबर माइनस लॉग, ठीक है, और कोष्टक में आपका आ जाएगा यस प्लस, ठीक है, ये कोष्टक क्लोज। यही इसका पीएच का सूत्र होता है, ठीक है, पीएच मान का। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें और क्या पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए। जैसे अगर पीएच वैल्यू अगर 7 से कम रहे तो वो अम्लीय होता है, अगर 7 से अधिक रहे तो वह क्या होता है? विलयन क्षारीय होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पीएच मान से 7 से कम रहे तो आपका अम्लीय होगा, अगर पीएच मान 7 से अधिक रहे तो वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको नोट करना चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? यानी गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। 1919 में, 1912 में, 1922 में या 1025 में? तो जल्दी से आंसर दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 1925 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी 1919 में, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों की थी? क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। रॉलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, किसको? रॉलेट एक्ट को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। सुरमा, आत्रेई, रायडेक या तीस्ता? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरमा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होगा ऑप्शन? सुरमा हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये और पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। इसमें देखिए, बराक नदी भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश के मध्य बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला 900 किलोमीटर लंबी नदी है, ठीक है।
यह नदी 31 किलोमीटर तक भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहती है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 31 किलोमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी विच लॉ इज नो एज केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घवृत्तीय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दीर्घवृत्तीय। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए केपलर का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये केपलर का प्रथम नियम है, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये केपलर का प्रथम नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। केपलर का प्रथम नियम क्या कहता है? क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा करता है। ठीक है, ये तथा सूर्य ग्रह की कक्षाओं के एक फोकस दूरी पर स्थित है, ये केपलर का प्रथम नियम कहता है। तो बताइए केपलर के ग्रह से संबंधित कितने नियम हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 नियम है। कितने नियम हैं? 3 नियम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। ऋग्वेद काल में आर्यनी किसकी देवी है? ठीक है, आर्यनी किसकी देवी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। पवन की, पृथ्वी की, वन की या उषा काल की? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन की, यानी फॉरेस्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा, अब इसमें कुछ और पॉइंट नोट करिएगा। ऋग्वैदिक कालीन देवता जो इस प्रकार हैं, जैसे इंद्र युद्ध तथा वर्षा का देवता है। अग्नि क्या है? देवता एवं मनुष्य के बीच मरुस्थल है। ठीक है, और वरुण समुद्र का देवता है। सोम वनस्पति का देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता है। पूषण पशुओं का देवता है, और मारुति आंधी का देवता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए, तो नोट जरूर करिएगा। जैसे हमने पहला बताया है, इंद्र जो हैं वो युद्ध एवं वर्षा का देवता है। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मरुस्थल है। वरुण समुद्र का देवता है। सोम वनस्पति देवता है। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता है, और पूषण पशुओं का देवता है, और लास्ट में आपका मारुति आंधी का देवता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लोवेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी? ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसियम। क्या है? ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता का है। ठीक है, कौन सा है? ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता का तत्व है, फ्रांसियम। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, और आपसे पूछ सकता है कि सबसे अधिक कौन है विद्युत ऋणात्मकता, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे अधिक फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट करिए। इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है। शशि थरूर, अरुंधति राय या अमीश त्रिपाठी या नटवर सिंह? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ।
ठीक है, इसके लेखक हैं शशि थरूर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रविन्द्रनाथ रविंद्र संगीत, ठीक है, इज अ सेट ऑफ फ्लोक सॉन्ग्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड रिचुअल्स ऑफ विच स्टेट, ठीक है, यानी कह रहा है रविंद्र संगीत लोकगीतों का एक समूह है जिसे किस राज्य के त्योहारों और अनुष्ठानों के द्वारा गाया जाता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल के और कौन लोक नृत्य हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 काठी, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। नंबर 2 गंभीरा। नंबर 3 ढाली। नंबर 4 जात्रा। नंबर 5 बाडल, ठीक है। नंबर 6 मरसिया और नंबर 7 कीर्तन। ये सब क्या है, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, मार्च 2019 में हुंडई मोटर कंपनी और किया मोटर्स कॉरपोरेशन ने कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ओला में कितनी राशि का निवेश करना तय किया, ठीक है, कितनी राशि का निवेश करना तय किया, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए डॉलर 300 मिलियन, 300 मिलियन यूएसए डॉलर, ठीक है फ्रेंड्स। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, किस संशोधन में मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया गया, ठीक है, 91वें, 74वें, 61वें या 86वें, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन दीजिए, इसका आंसर दीजिए। विच अमेंडमेंट लिमिटेड द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 15% ऑफ द टोटल साइज ऑफ द हाउस। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 91वें, ठीक है फ्रेंड्स। तो 91वें इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये कब संशोधन किया गया था, 91वां संशोधन, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 2003 में 91वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2003 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है। तो जल्दी बताइए, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बटा ले गला, ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, इसमें और क्या पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, तो बाइबिल रॉक मध्य श्रीलंका का जिला केगेल में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी को बैथै गला भी कहते हैं, ठीक है, किसको, बाइबल रॉक को। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ब्लू क्रॉस। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू क्रॉस, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
मलाला यूसुफजई से पहले कौन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे? ठीक है, यानी मलाला यूसुफजई से उनसे पहले कौन सम्मानित होने वाले नोबेल पुरस्कार से सबसे युवा व्यक्ति थे, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विलियम लॉरेंस ब्रेग। ठीक है, विलियम लॉरेंस ब्रेग, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने वर्ष के थे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 25 वर्ष के सबसे युवा व्यक्ति थे जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब पूछ सकता है कि अच्छा ये बताइए कि मलाला यूसुफजई कितने वर्ष पे पाई थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 17 वर्ष की थी तब इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो आपको पता रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, चैत्र मास में। किस माह में? चैत्र मास में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रतिभूतियों की बिक्री खरीदी के समय लागू होता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी प्रतिभूति लेन देन कर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, चीड़ का उदाहरण है क्या है? अनावृतबीजी, आवृतबीजी, एक बीजपत्री या टेरिडोफाइटा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनावृत बीजी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें और कौन पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अनावृत बीज, सॉरी यहाँ पे आवृत होगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये आवृत बीजी होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यह उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी ये आवृत बीजी में क्या होते हैं, यह उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं। इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल सभी पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा और इसमें और एक होता है द्विबीजपत्री पौधा। ठीक है, आवृत बीजी 2 प्रकार के होते हैं, जो आपको हमने अभी बताया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस सन में किया था, आपसे पूछ सकता है, सन बता दीजिए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1673 ईस्वी। कब? 1673 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में लगभग 35,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे स्थित है, पूछ सकता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये फ्रेंड्स पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मस्जिद है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा है? ठीक है, किस महल को डच पैलेस के रूप में जाना जाने लगा है, आपको यही पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग ज़रूर दे लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटन चेरी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन हो जाएगा डी, मटन चेरी। ठीक है, मटन चेरी पैलेस एक पुर्तगाली महल है जिसे डच पैलेस के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को ने इसे अस्थायी सूची में रखा है। कहाँ रखा है? अस्थायी सूची में रखा है। तो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय को, बाल गंगाधर तिलक को, वल्लभ भाई पटेल को या जवाहरलाल नेहरू को? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है फ्रेंड्स, और वल्लभ भाई पटेल से संबंधित आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिक थे। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी बने थे। ठीक है, खेड़ा आंदोलन में सर्वप्रथम इन्हें सफलता मिली थी, यानी जो खेड़ा आंदोलन हुआ सबसे पहले इन्हीं को ही सफलता मिली थी। और बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने अनुशासन पर गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसने? गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको पूछ लेता है कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, गांधी जी ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। खादर और बागर किस मिट्टी के प्रकार हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट करिए, खादर और बांगर किस मिट्टी के प्रकार हैं, आप लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका आंसर, सबसे पहले बताइए, उसके बाद इसका हम पूरा डिटेल में सलूशन बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले देखिए कि बांगर, ये जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जहाँ बाढ़ पर पानी नहीं पहुँच पाता, ठीक है, ये बांगर ऐसी पुरानी मिट्टी है जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। लेकिन ये जो खादर है ये नई जलोढ़ मिट्टी है जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है खादर और बांगर के बारे में जिसको आपको नोट करना चाहिए। बांगर कैसी मिट्टी है? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिस पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। खादर कैसी मिट्टी है? ये फ्रेंड्स ये नई मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है जिस पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस क्वेश्चन का 21वां क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर का। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है? ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12वीं अनुसूची। ठीक है, कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये बताइए 12वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा, 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इसके पॉइंट जो कि आपको नोट करना चाहिए। इसीलिए हमने आपको कहा था कि पेन और पेपर लेकर बैठे रहिएगा ताकि मैं जो भी पॉइंट बताऊं आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करिए। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषा की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? तो कौन सी भाषा को शामिल किया गया है आपको बताना है। बंगाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु।
तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा क्या बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधी। ठीक है, 1967 में भारत के संविधान में राज्य भाषाओं की सूची में सिंधी, ठीक है, भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और देखिए इससे संबंधित क्या है, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 के 21वां संशोधन, यानी जब 21वां संशोधन में सिंधिया को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संविधान, ठीक है, 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 के 92वें संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी यो बोडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इसके पॉइंट्स है जो कि आपको नोट करना चाहिए। चलिए इसको फिर से बता देते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, फिर 1967 में 21वां संशोधन हुआ जिसमें सिंधिया को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में जब 71वां संशोधन हुआ तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर जब 2003 ईस्वी में 92वां, ठीक है, संशोधन हुआ तो मैथिली, संथाली, डोगरी यो बोडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ अच्छे पॉइंट जो कि आपको नोट करना चाहिए। तो चलिए अब इस कुछ करंट अफेयर, जो आपका लेटेस्ट करंट अफेयर हमने लिया है, इसका आंसर दीजिए। कौन सा देश गर्भवती महिलाओं का पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? कौन सा देश ऐसा है जो गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाएगा? पहले लगाया था लेकिन अब उसको हटा देगा। तो कौन सा देश है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जापान। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये आपसे ना पूछ करके जापान आपसे पूछ सकता है कि जापान की राजधानी बता दीजिए। तो जापान की राजधानी आपको पता है? टोक्यो होती है। क्या होती है? टोक्यो। जापान की मुद्रा जापानीज येन। इसकी मुद्रा देखिए येन होती है, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइए इसके प्रधानमंत्री कौन हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो आप लोग नोट कर लीजिए, फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है। तमिलनाडु में, असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में। ठीक है फ्रेंड्स, असम में कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, असम में कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है? तो आप लोग पेन उठाइए और कापी, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए। बोहाग बिहू। क्या लिखिए? बोहाग बिहू। नंबर 1 बोहाग बिहू, ये रंगोली बिहू भी कहते हैं। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू भी कहते हैं। दूसरा क्या है? माघ बिहू, इसको भोगली बिहू भी कहते हैं। तीसरा क्या है? मांजुली महोत्सव। चौथा चाय महोत्सव। पांचवा देहिंग पटकाई महोत्सव। उसके बाद लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र महोत्सव। ठीक है, ये कुछ महोत्सव हैं जो असम के त्यौहार हैं जिसको आपको पता रहना चाहिए। पहला हमने बताया है बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू, तीसरा मंजुली महोत्सव, चौथा चाय महोत्सव, पांचवा देहिंग पटकाई महोत्सव और छठा ब्रह्मपुत्र महोत्सव। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया? तो किस राज्य ने गठन किया, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए, अब कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तमिलनाडु की बताइए राजधानी क्या होती है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। क्या है? चेन्नई। कुछ लोगों ने आंसर सही दिया, चेन्नई।
चलिए ठीक है, आंसर तो सही दिया। मुख्यमंत्री बता दीजिए कौन है। मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन। चलिए राज्यपाल बता दीजिए। तो राज्यपाल हैं रविंद्र नायर रवि। रविंद्र नायर रवि, ठीक है। कहाँ के? तमिलनाडु के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करते हैं, और बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस कारण आपको यह लेक्चर अच्छा नहीं लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।